वैज्ञानिकता है, लोगों ने इसको मानना छोड़ दिया, विकृतियां भी बढ़ी हैं। खैर, मैं इन चीज़ों को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सरकार का इस तरफ से बढ़ावा नहीं इसका वो है, तो मेरा वो तो ये कहने का जो कि इसमें आता है अनुवांशिकता में, कि अनुवांशिकता इस बात पे भी तय करती है कि इनकी माँ या पिता या माँ पक्ष या पिताजी के पक्ष में अगर कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, यदि कोई उनके अंदर किस प्रकार की कोई बीमारियां रही थीं, तो वो 10 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी तक तो डायरेक्ट प्रभावित करता है। मतलब पिताजी के दादाजी के और दादाजी के पिताजी परदादा तब तो डायरेक्ट प्रभावित करती है, लेकिन 10 पीढ़ियों के कहीं ना कहीं प्रभाव आते। इतना सूक्ष्म स्टडी था हमारे यहाँ। लेकिन नई भाई व्यवस्थाएं आई, नई व्यवस्थाओं में खैर वो अलग की बातें हो जाती हैं, लेकिन अनुवांशिकता में इस प्रकार की बातें का जिक्र किया गया है, तो मैंने उस बातों को मैंने रखा है। अगला है माता पिता का स्वास्थ्य। माता पिता का स्वास्थ्य भी बहुत प्रभाव डालता है। आप लोग, मैं इस पे आप लोग बहुत बेहतर समझ रहे हैं। माता पिता का स्वास्थ्य मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट प्रभाव डालता है। लेकिन मैं इन चीज़ों से हट के महाभारत में मैं वो बात बताऊं कि जब वेद व्यास जब कौरव और पांडव और विदुर जो घटनाएं होती, वहां पे देखिए कि जिस प्रकार के माँ के संस्कार बने, जिसका स्वास्थ्य जैसा बना, उसका डायरेक्ट प्रभाव बच्चे पर पड़ा है। आप लोग वहां पे एक कथा है, एक घटना है, देखिए वहां पे कितनी हमें शिक्षा देती है कि जब इतना डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है तो जरा सोचिए कि माता पिता का स्वास्थ्य। इसीलिए अच्छा सोचिए, खुद प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखिए, अगल बगल का पूरा एनवायरनमेंट खुशनुमा रखिए, न तनाव में रहिए, न किसी को तनाव दीजिए। आपके द्वारा दिया गया तनाव आपके मजाक का कारण हो सकता है, लेकिन आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आप पूरी की पूरी आप अपने ही देश में, अपने ही देश को आप एक तरफ तो बुलंद करने की बात करते हैं और दूसरे आपके द्वारा किया गया मजाक या तनावग्रस्त दिया गया वो, उससे कितनी पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं। ये एक इमोशंस की बात है, ये संवेदनशीलता की बात है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा जन्म के समय। जन्म के समय भी बहुत सी घटनाओं परिघटनाओं के कारण भी बच्चों के अंदर इस मेंटली रिटायर्ड बच्चों का मतलब वहाँ पे इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। जैसे अपरिपक्व जन्म, बहुत से बच्चे हमारे अक्सर हम लोग बोलते हैं लोक में सतवांशु, जो बच्चा अपरिपक्व में, मतलब कि जो शिशु का जो पीरियड बनाया गया वो बनाया गया 9 महीने का, लेकिन जो बच्चे, कुछ बच्चे 7 महीने पे भी जन्म ले लेते हैं, कुछ बच्चे 6 महीने 7 महीने में जो जन्म ले लेते हैं, जो वो बच्चे अपरिपक्व होते हैं। वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या किसी उसे उनका वो उतना दिन का कोर्स रह गया, उतना दिन का पीरियड उनका अपरिपक्व रह गया, तो उन बच्चों के अंदर भी कई प्रकार की विकृतियां देखने को मिलती हैं। तो अपरिपक्व जन्म, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डॉक्टर्स के द्वारा जो सावधानियां या प्रिकॉशंस जो दी गई हैं उस पे हमें पालन करना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की विकृतियों से बचा जा सके। क्योंकि बालक इसमें दोषी नहीं है, हम और हमारी परिस्थितियां दोषी हैं, लेकिन जीवन भर उसको झेलता कौन है? वो बालक झेलता है। तो किसी की गलतियों का अपराध कोई दूसरा झेलता है। तो इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इस दायित्व को ले रहे हैं तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ठीक तरीके से करें। अगला है प्रसव अवस्था संबंधी तथ्य। पहले जमाने में, अब पहले जमाने के अभी के समय में भी जहाँ तक मेडिकल साइंस की या सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, जहाँ पे घरों में प्रसव होता है, अप्रशिक्षित लोग करवाते हैं, दाइयाँ करवाती हैं, बन तो गए डॉक्टर से नहीं है, तो ये जो भी है वहाँ पे अप्रसव या बच्चा प्रसव के समय कभी कभी गिर जाता है, नीचे गिर गया, चोट लग गई, या सीजर होते समय कैंची या कुछ अन्य जो भी
जो उपकरण होते हैं वो उससे अगर मस्तिष्क पे चोट लग गया या अन्य किसी प्रकार का ये बातें हो गई, तो वहाँ पे भी बच्चों में इस प्रकार के लक्षण, इस प्रकार की विकृति देखने को मिलती है। तो वहाँ पे भी अब वहाँ पे तो माँ की तो गलती नहीं है, लेकिन जो प्रसव करा रहा है, जो दाइयाँ हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस बात की विशेष से विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वैसी परिस्थितियाँ, उस प्रकार की बातें न क्रिएट हों कि जिससे कि गर्भस्थ शिशु जो नवीन दुनिया में उसका जो जन्म हो रहा है उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। तो ये हो गया जन्म के समय, और एक हो जाएगा जन्म के बाद, तो उसमें हो जाएगा दीर्घ स्थायी रोग। दीर्घ स्थायी रोग भी मेंटली रिटार्डेड के कारण हो सकते हैं। अब दीर्घ स्थायी रोग, अब बच्चे कभी कभी जन्म, अब तो खैर डॉक्टरों की लापरवाही या पैसे बनाने का जो कमाने की जो भी वो चार्ज, वो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि बच्चे होते हैं तो डॉक्टर झूठ में या सच में, झूठ तो ज़्यादा ही बोलते हैं, सच तो कम ही है। जांडिस हो गया है, पी लिया, जांडिस हो गया। अब बच्चे को मशीन में रखते हैं तो मशीन के जो रेज होते हैं खुद बोलेंगे कि आंखों पे रेज नहीं पड़ना चाहिए। अब तो छोटा बच्चा रोएगा ही, आंख पे पट्टी बांधा, फिर आंखों पे रेज पड़ ही जाती है। इसलिए आजकल बच्चों के चश्मे ज़्यादा लगते हैं। ये तो मैंने देखा है, खुद बोलते हैं कि आंखों पे रेज नहीं पड़ना चाहिए, नुकसान होता है। और वास्तविकता में होता कुछ बच्चों को होता है जो माए विशेष रूप से कुपोषित हो गई, उनको उस प्रकार का पोषण नहीं मिला, जो एनीमिया के जो शिकार हैं, तो उन पे ये देखने को मिलता है। लेकिन सामान्यतः बच्चा एक तो सीजर से हुआ और बंद घरों में 2-3 दिन रख देंगे तो उसके बाद बोलेंगे कि पी लिया होगा। मैं तो सोचता हूँ डरना उड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा 3 दिन बाद खुद बोलेगा कि धूप में दिखाइए या मशीन पर रखिए। अब उस एक अगले दिन में ही धूप में दिखाओ। अब कुछ तो गलत धारणाएं, परंपराएं भी हैं कि बच्चों को निकालते नहीं थे घर में और धुआं कर देंगे वगैरह वगैरह जो बातें होती थी। लेकिन इस प्रकार की बातें होती हैं, आपको भी थोड़ा सजग रहना चाहिए। शिक्षा का मतलब है सजग व्यक्ति को बनाना थोड़ा। और टीचर अगर यहाँ पे अगर ठीक ठाक है तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करे, बच्चों को भी समझाए। टीचर्स का मतलब थोड़ी कि प्राइमरी लेवल पे, टीचर का मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, पीजी लेवल पे भी, और यही बच्चे आगे चल के पेरेंट्स बनते हैं। तो टीचर भी थोड़ा समय निकाल के जब काउंसलिंग गाइडेंस करे और इस प्रकार की बातें हों तो उसको समझाए, तो वहाँ पे भी अच्छे होनहार ये हो सकता है और डर ये हो सकता है। लेकिन दीर्घस्थायी रोग जैसे कि हार्ट में छेद हो जाता है या कुछ ऐसी बीमारियां जो जेनेटिकली या किसी अन्य कारणों से या कुछ पानियों के दोष से, इन वातावरण दोष से, खान से हो जाती है, तो अस्थायी रोग भी जो दवा जो उसका ट्रीटमेंट चलता है उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है, जो उससे भी विद्यार्थी बालक के मस्तिष्क पर वो मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। इस बात को क्योंकि ये ऐसा हुआ है, मेडिकल साइंस इस बात को कहते सच भी है। अगला है लेड विष का प्रयोग। अब लेड विष का प्रयोग क्या है, आप लोग मुझे इस बात को आप लोग बताएंगे। आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति का मतलब जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर गार्जियन ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, पलंग से गिर जाना, कुर्सी से गिर जाना, खटिया से गिर जाना, या अक्सर लोग, अब तो लोग समझदार हो गए, नहीं मारते हैं, नहीं तो कान पकड़ के खूब ठुकाई कर देते थे। बचपन में हम लोग तो खूब गार्जियन भी लोग मारे हैं। आज भी लोग गुस्से में लोग कहते हैं कि दे देंगे एक तमाचा, और तो मस्तिष्क वाले पोर्शन पर नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, लेकिन अब तो हाई कोर्ट से जो भी जब ये लगा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इसका समर्थन, मैं तो बचपन से ही मैं समर्थन में था किस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। बच्चा दंड का भागी नहीं है, बच्चा प्यार का भागी है, बच्चा उस लर्निंग इन्वायरमेंट को चाहता है, दंड से नहीं। दंड से दबाया जा सकता है और वो कभी न कभी विस्फोट होगा। मैं इस बात में मेरी दृढ़ विश्वास है। तो इस प्रकार के आकस्मिक मस्तिष्क क्षति एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी कभी भय
एक अनजाना भय या बच्चे को लोग डरा देते हैं, बच्चा डर जाए। अरे हम लोग भी आज भी अगर आपको एक बार बार एक ही परिस्थिति में डरा दिया जाए, देखिए अभी तो नए नए कई केस आप लोग, अभी वीडियो बन रहा है और आप 2-4 दिन में आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे, कभी कभी अब विश्वास नहीं होता है कि इतनी परिपक्व व्यक्ति को भी डरा डरा के और इस अवस्था में पहुंचाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति क्या से क्या हो जाए, क्या से क्या कोई घटना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ठीक है, डराने वाला भी अपराधी है। ईश्वर के दरबार में वहां भी न्याय होगा, यहाँ भी तो न्याय होगा, ईश्वर के दरबार में भी न्याय होगा। ये सब मैंने बताया कि ये जितने भी मैंने पूर्व बातें बताई उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें दोषी हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो व्यक्ति के विचारों में संतुलन स्थापित करे। सबकी क्षमता उस प्रकार की नहीं होती, सबकी पोटेंशियल वैसी नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये विचार करना चाहिए और देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बातें हमारे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इन बातों पे भी हमें विचार करना चाहिए। शिक्षा के एक पक्ष नहीं है, शिक्षा का पक्ष बहुआयामी है, और कभी भी किसी समस्या पे विचार करें तो उसके बहुआयामी पक्षों को देखें। खैर, आगे है कि वंचित परिवेश, हमें लग रहा है इन सभी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है वंचित परिवेश। सबसे ज्यादा जो इमोशनली जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं वो वंचित परिवेश से होते हैं। जो झुग्गी झोपड़ियों में आप लोग जो खाना बदोश होते हैं, या जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, कभी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें इसमें हो जाएंगी। वंचित परिवेश में हमारे एमफिल में था, स्टडी मेरी बहुत अच्छी इसमें मैंने किया था, इंटरेस्ट था, तो स्टडी मैंने बहुत अच्छा किया था। तो एक क्लास में वंचित परिवेश पे मैं एक क्लास भले ले लूँगा उसमें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैटर में कुछ बातें वो द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट कर सकते, द्वंद्व नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वंचित परिवेश मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि, और ये एक अभिशाप है, मनुष्य मात्र का ये अभिशाप है कि हमारी 21वीं सदी के लगभग 2 दशक गुजर रहे हैं, जहाँ पे कि ज्ञान विज्ञान और अपने चरम पे पहुँच गई है, फिर भी एक वर्ग वंचित है। क्या कारण है? सही तरीके से स्टडी नहीं हो पा रही है, कुछ राजनैतिक कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से। सामाजिक कारण बहुत कम रहे हों, अन्य कारण बहुत कम होते हैं, और ये जो राजनैतिक कारण है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस बात पे है। और वंचित वर्ग के भी जो लोग ये हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी बहुत ज़्यादा जनरेशन की जरूरत नहीं है, आबादी बहुत है। एक ही बच्चा हो, आप उसको ठीक से खिलाइए पिलाइए, पोषण दीजिए, अच्छा सा एजुकेशन दीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज प्रयास कर रहा है, सरकारें प्रयास कर रही हैं, टीचर भी प्रयास कर रहे हैं, स्वयं सभी संगठन प्रयास कर रहे हैं। ये जो बच्चे जो होते हैं, जो ये जो अभी जो वीडियो देखेंगे, जो बीएड के जो बच्चे होते हैं, जो नई जनरेशन के जो भी बच्चे होते हैं, ये भी प्रयास करते हैं। लेकिन अपरिपक्वता है, शिक्षा का इतना घोर अभाव है, समझ में नहीं आता कि शिक्षा का अभाव है कि उनकी मानसिकता क्या है। इस पे एक बहुत बड़ी रिसर्च और एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में ऐसे अपंग, ऐसे मानसिक विकृत और ऐसी बढ़ती हुई बेतरतीब बेतहाशा आबादी और इस तरीके से बेतहाशा बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज से पीड़ित हैं, डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ये कहीं ना कहीं वो देश को प्रभावित करते हैं, वो देश पीछे जाता है। इस प्रकार के बच्चे, देश इन्हीं के पोषण करने में देश खत्म हो जाएगा और देश उत्थान नहीं कर सकता। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें कुछ बातों को तो अपने परिवर्तन करना है। जरूरी क्या जरूरत है अच्छे बच्चों की? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को देखिए लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो ऐसे बच्चों को गोद ले लेते हैं, और ऐसे बच्चों की परवरिश तो सभी को समझने की जरूरत है। शिक्षा साक्षरता की दर बढ़ी है, शिक्षा की दर नहीं बढ़ी है। शिक्षा की अलख को फिर से जगाना पड़ेगा,
और इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक की एक मर्यादा है। इसमें समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और समाज से ज़्यादा पॉलिसी मेकर की भूमिका जरूरी, जिसको हम सरकारें बोलते हैं। सरकारें, ये मानता हूं कि हम और आप ही सरकारें हैं, लेकिन पॉलिसीज मेकर की इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नियम कानून एक समान हो और थोड़ा ज्ञान की उच्चता का भी शिखर हो, थोड़ा दर्शन को भी हम लोग जाने, थोड़ा सा दृष्टि में व्यापकता लाए, सर्व की संभावनाओं को स्वीकार करने की बातें सीखें, तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र और एक स्वस्थ समाज की भी कल्पना कर सकते हैं। और इस प्रकार के अगर ये जितने भी मैंने कारण बताए काजेज, अगर इन काजेज को अगर रोक लिया जाए, और इसमें ऐसा कोई भी काजेज नहीं है जिसको रोका ना जाए, कंट्रोल ना किया जा सकता हो, इन कारणों को कंट्रोल कर लिया जाए थोड़ी समझदारी से, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बच्चे जो जनरेट होंगे उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसमें बच्चे की कोई दोष नहीं होती है, परिस्थितिगत उन दोष को ये बच्चे भोगते हैं जिन दोष के वास्तव में ये कारण ही नहीं थे, और शिक्षा की दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए। व्यापकता की भी सीमा को अगर पार कर जाती है शिक्षा की दृष्टि, तो मैं मानता हूं ठीक है, समय से पहले और अपनी अवस्था से ऊपर बोलना हमेशा दुख का कारण रहा है, लेकिन शिक्षक इन सभी कारणों से ऊपर होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए, तब जाके समाज स्वस्थ होता है, और स्वस्थ समाज से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का विकास होता है। तो मैं मानसिक मंदता के जो भी 3 कारण जो रहे, एक जन्म से पूर्व, एक जन्म के समय और एक जन्म के बाद, मैंने उस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। निश्चित रूप से बहुत से तथ्य छूट जाते हैं, कुछ बातें हो सकता है कि कहने में रह गई या कुछ गलत भी हो जाती हैं, तो गलत बातों को छोड़ देना चाहिए, और इसमें से जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो आपके जो जीवन को बदल सकती हैं, आपके व्यवहार का परिमार्जन कर सकती हैं, उन बातों को हमें समेट लेना चाहिए, और जो बातें हमें दुख पहुंचा रही हैं उन बातों पर क्लास में चर्चा कर लेनी चाहिए कि सर यहाँ पे ये बात हमें समझ में नहीं आई, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते तो थोड़ा हमारा मार्गदर्शन मिल जाता, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। और एक सच्चा मनुष्य वही है और एक सच्चा शिक्षक वही है जो एक लॉन्ग लाइफ विद्यार्थी है और उसमें सीखने की ललक बरकरार रहती है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।